Welcome to Code and Capital. आज हमारे श्रोतों के पिटारे में एक ऐसी सरकारी कंपनी की कहानी है जिसके बारे में हम शायद रोज नहीं सोचते, लेकिन जो भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL की। और ये कहानी सिर्फ खदानों और धातुओं की नहीं है। ये कहानी है भारत की आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की, हमारे ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सपनों की, और हाँ, उन चुनौतियों की जो इस रास्ते में आती हैं। बिल्कुल। हमारे पास कंपनी की ताज़ा कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन है, हाल के तिमाही नतीजे हैं और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो बताती हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। हमारा मकसद है इन सबको मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाना। हाँ, कि ये कंपनी आज कहाँ खड़ी है, इसका भविष्य कितना सुनहरा है, और रास्ते में कौन से स्पीड ब्रेकर हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प पड़ताल होने वाली है, क्योंकि HCL की कहानी में आपको शानदार मुनाफे के आंकड़े भी मिलेंगे, भविष्य की बहुत बड़ी योजनाएं भी, और साथ ही सरकारी कामकाज के कुछ क्लासिक पैंच भी नजर आएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर है क्या? जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो कई बड़े नाम दिमाग में आते हैं। HCL उनमें से अलग कैसे है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये 1967 में बनी एक मिनरत्न कैटेगरी 1 कंपनी है। इस मिनरत्न टैग का क्या मतलब है? ये एक बहुत जरूरी बात है। मिनरत्न का दर्जा उन सरकारी कंपनियों को मिलता है जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इन्हें अपने कामकाज और निवेश को लेकर काफी ज्यादा वित्तीय आजादी, मतलब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिलती है। अच्छा, तो वो सरकार से पूछे बिना एक तय सीमा तक खुद फैसले ले सकती हैं। हाँ, जिससे काम में तेजी आती है। ठीक है, तो ये एक तरह से इनके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड का इनाम है जी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि HCL भारत की एकमात्र वर्टिकली इंटीग्रेटेड तांबा उत्पादक है। सुनने में ये काफी भारी भरकम शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा और शक्तिशाली है। यूं समझिए, किसान है जो सिर्फ गेहूं उगाता है और उसे मंडी में बेच देता है, और एक दूसरा किसान है जो गेहूं उगाता भी है, उसकी पिसाई करके आटा भी खुद बनाता है और फिर उस आटे से ब्रेड बनाकर अपनी बेकरी में बेचता है। वो दूसरा किसान वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वाह, क्या बढ़िया उदाहरण है। मतलब HCL सिर्फ जमीन से पत्थर खोद कर नहीं बेचती, नहीं, बल्कि उस पत्थर से तांबा निकालने से लेकर उसे पिघलाने, साफ करने और आखिर में तांबे की रॉड बनाने तक का सारा काम खुद करती है। पूरी की पूरी चेन इनके कंट्रोल में है। बिल्कुल सही। और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज भारत में तांबे के जितने भी खदान चल रहे हैं, उन सब के लीज HCL के पास हैं। देश के लगभग 45% तांबे के भंडार तक इनकी सीधी पहुंच है। 45%? हाँ, अगर आंकड़ों में बात करें तो 1 अप्रैल 2025 तक कंपनी के पास जमीन के नीचे 76.7 करोड़ टन से भी ज्यादा का वो तांबे का खजाना पड़ा है। ये एक जबरदस्त मजबूत नींव है जिस पर यह कंपनी खड़ी है। तो साफ है कि नींव बहुत मजबूत है और कंपनी की बनावट भी अनोखी है। लेकिन हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस कैसी रही है? क्योंकि मजबूत नींव होना एक बात है और उस पर अच्छी इमारत खड़ी करना दूसरी। बिल्कुल। हमारे पास 30 सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के नतीजे हैं और पहली नजर में तो ये कमाल के लगते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 83% बढ़कर 186 करोड़ रुपए हो गया। हाँ, ये 83% का उछाल सच में प्रभावशाली है, और इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि कंपनी ने अपने कामकाज को बेहतर किया है, मतलब खदानों से तांबा निकालना और उसे प्रोसेस करने का काम ज्यादा कुशलता से हो रहा है। एफिशिएंसी बढ़ी है। हाँ, और दूसरी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तांबे की कीमतें अच्छी मिली, जिसका सीधा फायदा इनकी कमाई पर हुआ। लेकिन कहानी सिर्फ मुनाफे तक ही सीमित नहीं है ना? मैंने देखा कि कंपनी की कुल कमाई यानी रेवेन्यू भी काफी बड़ा है। पिछले साल इसी तिमाही में ये 518 करोड़ था, जो अब बढ़कर 718 करोड़ हो गया है। और ये बहुत जरूरी आंकड़ा है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ लागत घटाकर मुनाफा नहीं कमा रही, बल्कि असल में ज्यादा माल बेच रही है। इसका असर सीधे शेयरधारकों पर भी दिखता है। प्रति शेयर आय EPS वो भी 1.05 से बढ़कर 1.89 हो गई है। अच्छा, जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट में भी यही मजबूती नजर आती है। कुल संपत्ति 7% से ज्यादा बढ़ी है और शेयरधारकों का पैसा 16% से ज्यादा।
ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं, कंपनी आर्थिक रूप से बहुत सेहतमंद है। एक बात है, और उसे सही जगह लगाकर भविष्य बनाना दूसरी। तो चलिए देखते हैं कि HCL इस मजबूती का इस्तेमाल आगे कहां और कैसे करने की सोच रही है। कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में एक लक्ष्य ने मेरा ध्यान खींचा, खनन क्षमता को 4 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12.20 मिलियन टन प्रति वर्ष करना। ये तो सीधे सीधे 3 गुना बढ़ोतरी है। 3 गुना? और ये कोई 20 साल का लंबा चौड़ा प्लान नहीं है, बल्कि अगले कुछ सालों में इसे हासिल करने का लक्ष्य है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कंपनी की सोच में एक बड़े बदलाव का संकेत है। वो अब एक स्थिर गति से चलने वाली सरकारी कंपनी नहीं, बल्कि एक एग्रेसिव ग्रोथ वाली कंपनी बनना चाहती है। लेकिन क्या ये सिर्फ कागज पर बड़ा दिखने वाले लक्ष्य है, या जमीन पर भी कुछ हो रहा है? अक्सर ऐसी बड़ी घोषणाएं तो होती रहती हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं से लगता है कि ये सिर्फ कागजी योजना नहीं है। मिसाल के तौर पर 4 अक्टूबर 2025 को HCL ने जमशेदपुर में केंदाडी कॉपर माइन के लिए 20 साल का माइनिंग लीज साइन किया है। केंदाडी माइन? हाँ, ये वो खदान है जो काफी समय से बंद पड़ी थी। अब इसे फिर से खोला जाएगा और यहाँ उत्पादन शुरू होगा। ये उस 12.20 मिलियन टन के लक्ष्य की तरफ एक ठोस कदम है। वाह, मतलब एक खदान जो सालों से बंद पड़ी थी, अब फिर से शुरू होगी। ये तो किसी भूले बिसरे खजाने को दोबारा खोजने जैसा है। और इसके अलावा NTPC माइनिंग लिमिटेड के साथ भी एक साझेदारी की खबर है। ये क्यों खास है? एक तरफ बिजली बनाने वाली कंपनी, दूसरी तरफ तांबा निकालने वाली, एक ऐसा गठजोड़ है। ये एक बहुत ही स्मार्ट और रणनीतिक चाल है। देखिए, NTPC सिर्फ बिजली नहीं बनाती, अब वो कोयला खनन में भी एक बड़ा खिलाड़ी है। उनके पास बड़े पैमाने पर माइनिंग ऑपरेशंस चलाने का अनुभव और मशीनरी है। सही है। और HCL के पास तांबा खोजने और निकालने की विशेषज्ञता है। अब ये दोनों सरकारी दिग्गज मिलकर तांबे और दूसरे जरूरी खनिजों के ब्लॉक्स की नीलामी में हिस्सा लेंगे। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर जब 2 बड़ी सरकारी कंपनियां साथ आती हैं, तो काम में तेजी आने के बजाय वो लाल फीताशाही और ढीलेपन का खतरा भी तो बढ़ जाता है। क्या ये साझेदारी फाइलों में ही उलझकर रह जाने का रिस्क नहीं है? ये एक वाजिब चिंता है और ऐसा पहले हुआ भी है, लेकिन यहाँ संदर्भ अलग है। सरकार पर क्रिटिकल मिनरल्स यानी जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन को देश के अंदर ही मजबूत करने का भारी दबाव है। चीन पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ऐसे में ये साझेदारी सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जरूरत है। उम्मीद यही है कि इस राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए दोनों कंपनियां मिलकर तेजी से काम करेंगी। इससे दोनों की विशेषज्ञता का फायदा मिलेगा और देश में तांबे का उत्पादन बढ़ेगा, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की। HCL का ये 3 गुना विस्तार भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? हम इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है। आज भारत में एक व्यक्ति औसतन साल में सिर्फ 0.6 किलोग्राम तांबे की खपत करता है। सिर्फ 600 ग्राम? ये तो बहुत ही कम लगता है। कम नहीं, ये बहुत ही ज्यादा कम है। दुनिया का औसत 3.2 किलोग्राम है, यानी हमसे 5 गुना ज्यादा। चीन में ये 8.4 किलोग्राम है और जर्मनी जैसे विकसित देश में 13.6 किलोग्राम। बाप रे! ये आंकड़ा सिर्फ तांबे की खपत नहीं दिखाता, ये किसी भी देश के विकास और औद्योगिकरण का पैमाना होता है। हम अभी इस रेस में बहुत पीछे हैं। और सिर्फ खपत ही नहीं, उत्पादन में भी हम दुनिया के कुल उत्पादन का सिर्फ 0.12% तांबा पैदा करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे भारत विकास करेगा, हमारी तांबे की भूख तेजी से बढ़ेगी। ये मांग आएगी कहां से? कौन से क्षेत्र हैं जो इस मांग को आसमान पर पहुंचाने वाले हैं? सबसे बड़ा खिलाड़ी है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। सरकार का लक्ष्य 2032 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करना है, चाहे सोलर पैनल हो या विंड टरबाइन। इनमें सामान्य पावर प्लांट के मुकाबले कई गुना ज्यादा तांबा लगता है। अच्छा। दूसरा बड़ा ड्राइवर है इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी EVs। हाँ, EVs की तो आजकल हर जगह चर्चा है। एक EV में कितना ज्यादा तांबा लगता है? एक सामान्य पेट्रोल कार के मुकाबले एक इलेक्ट्रिक कार में लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा तांबा इस्तेमाल होता है, उसकी मोटर की वाइंडिंग में, बैटरी में और वायरिंग में। 3 से 4 गुना? हाँ, अब जरा सोचिए, सरकार 10,900 करोड़ रुपए का फंड लगाकर EVs को बढ़ावा दे रही है। अगर कल को भारत की सड़कों पर सिर्फ 10 लाख EVs भी दौड़े, तो हमें आज के मुकाबले 30-40 लाख कारों के बराबर तांबा सिर्फ उन EVs के लिए चाहिए होगा। 1 मिनट, ये बात तो मैंने कभी ऐसे सोची ही नहीं थी।
ये तो मांग में एक जबरदस्त तूफान आने जैसा है, और हम तो सिर्फ गाड़ी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें चार्जिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ दीजिए, जिसमें हजारों किलोमीटर कॉपर केबल बिछेगी, फिर 100 स्मार्ट सिटी, नई मेट्रो लाइनें, रेलवे का विद्युतीकरण, मेक इन इंडिया के तहत बनने वाली फैक्ट्रियां, इन सब जगहों पर तांबे की जरूरत पड़ेगी। अब इस पूरी तस्वीर में HCL को रखकर देखिए। देश के दूसरे बड़े खिलाड़ी जैसे हिंडाल्को या वेदांता, वो मुख्य रूप से कच्चा माल विदेशों से आयात करते हैं। वो कस्टम स्मेल्टर हैं। जमीन से तांबा निकालने वाली इकलौती बड़ी कंपनी HCL ही है। अच्छा। इसलिए भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने का एक बड़ा दारोमदार इसी के कंधों पर है। तो एक तरफ मजबूत आर्थिक हालत, भविष्य का बड़ा और साफ विजन और देश की जरूरत, सब कुछ HCL के पक्ष में जाता दिख रहा है। लेकिन कहानी में अक्सर एक लेकिन जरूर होता है, और यहाँ भी है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। ये क्या मामला है? हाँ, और ये मामला इस कहानी को एक दिलचस्प मोड़ देता है। दोनों स्टॉक एक्सचेंजों ने कंपनी पर करीब 9.5 लाख रुपए, यानी कुल मिलाकर लगभग 19.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 19 लाख कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है HCL जैसी कंपनी के लिए, लेकिन वजह क्या थी? ये एक बड़ी कंपनी के लिए शर्मिंदगी की बात तो है। वजह थी सेबी के नियमों का पालन न करना। खास तौर पर कंपनी के बोर्ड की बनावट नियमों के मुताबिक नहीं थी। मतलब? जैसे कि बोर्ड में जितने स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए उतने नहीं थे। इसी तरह ऑडिट कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी के गठन में भी कुछ कमियां थीं। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि कंपनी का कामकाज पारदर्शी तरीके से चले और निवेशकों के हितों की रक्षा हो। तो ये तो एक गंभीर चूक लगती है। कंपनी का इस पर क्या कहना है? उन्होंने ये गड़बड़ी क्यों होने दी? और यहीं पर एक सरकारी कंपनी होने की सबसे बड़ी और अनोखी चुनौती सामने आती है। HCL का जवाब बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ी उनकी वजह से नहीं हुई। असल में बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति खान मंत्रालय करता है। अच्छा। जिसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। कंपनी का कहना है कि मंत्रालय की तरफ से नियुक्तियों में देरी हुई, जिसकी वजह से बोर्ड की संरचना नियमों के मुताबिक नहीं रह पाई। मतलब कंपनी कह रही है कि सजा उन्हें मिल रही है, जबकि गलती मंत्रालय के कामकाज की सुस्ती की है। ये तो सरकारी सिस्टम की क्लासिक कहानी लगती है। एक हाथ को पता नहीं होता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। HCL ने इसी आधार पर जुर्माने से छूट की अपील की है। ये घटना दिखाती है कि एक लिस्टेड सरकारी कंपनी को दो नावों पर पैर रखकर चलना पड़ता है। एक तरफ उसे स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर सेबी के सख्त नियमों का पालन करना है, जो तेजी और पारदर्शिता की मांग करते हैं। दूसरी तरफ उसे अपने मालिक यानी सरकार और मंत्रालयों की धीमी रफ्तार वाली प्रक्रियाओं पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही इन कंपनियों के लिए असली परीक्षा होती है। तो आज की इस पूरी पड़ताल को अगर हम समेटें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान कॉपर सिर्फ एक और सरकारी माइनिंग कंपनी नहीं है, बल्कि ये भारत के आर्थिक और औद्योगिक भविष्य के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है। बिल्कुल, ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी आर्थिक सेहत अच्छी है, जिसके पास भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है और जिसकी जरूरत आने वाले समय में देश को बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। लेकिन साथ ही ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि सरकारी कंपनी होने के अपने फायदे हैं तो अपनी चुनौतियां भी हैं। वित्तीय सफलता के बावजूद इसे सरकारी कामकाज के पेंच और सुस्ती से भी जूझना पड़ता है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल ये है, HCL का लक्ष्य अपने खनन उत्पादन को 3 गुना बढ़ाकर 12 मिलियन टन तक ले जाना है, जो बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की प्रति व्यक्ति तांबे की खपत आज भी दुनिया के औसत का सिर्फ 5वां हिस्सा है। जरा सोचिए, जब भारत के विकास की रफ्तार सच में तेज होगी और हमारी तांबे की भूख दुनिया के औसत के आधे तक भी पहुंचेगी, तो क्या HCL का ये 3 गुना बढ़ा हुआ उत्पादन भी काफी होगा, या तब भी हमें बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा? और ये स्थिति आने वाले समय में दुनिया भर में जरूरी खनिजों को लेकर बढ़ती होड़ के बीच भारत की संसाधन रणनीति और आत्मनिर्भरता के लिए क्या नया अवसर और क्या नई चुनौतियां पैदा करें?